ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इसका हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर फिलहाल अभी तक मैं आपके साथ 6 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने प्रीवियस 6 लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे कोई लेक्चर्स मिस हो गया या फिर आपको नोट्स की नीड है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए अभी हम पर्टिकुलर फोकस करते हैं हमारे आज के लेक्चर पे जो है लेक्चर नंबर 7। और आज के 7th लेक्चर पे हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिस पे जनरली शॉर्ट नोट पूछा जाता है, जो है आपका कीमो सेलेक्टिविटी। यानी कि आज हम देखो कीमो सेलेक्टिविटी तो डिस्कस करेंगे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कीमो सेलेक्टिविटी डिस्कस करते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बट ये चीज आपने आज डिस्कस तो करनी है, बट किसके लिए डिस्कस करनी है? डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए डिस्कस करनी है। मतलब आपने अपने कीमो सेलेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को कहाँ लगाना है? डिस्कनेक्शन अप्रोच पे, रेट्रोसिंथेसिस में, सिंथेसिस में। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो कीमो सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी, ये तो बेसिक है, आपको नोन है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टर्मोलॉजी का यूज करते रहते हैं। बट वही चीज बोल रही हूँ, आज आप उस चीज को अप्लाई करेंगे कहाँ पर? डिस्कनेक्शन अप्रोच में। ओके, अब कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए आपने आज के लेक्चर में पहले डिस्कस क्या करना है, मैं आपको वो चीज समझा देती हूँ। फर्स्टली देखो आपने एग्जाम पे भी चीजों को इसी तरीके से लिखना है, इसी फॉर्मेट पर लिखना है। फर्स्टली आप बताएंगे कीमो सेलेक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, तो कीमो सेलेक्टिविटी हम एक्सप्लेन करेंगे विद एन एग्जांपल। उसके बाद हम पर्टिकुलरली, जैसे मैंने थर्ड लेक्चर पे आपको ऑर्डर्ड इवेंट बताए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर्ड इवेंट डिस्कस कराए थे, तो हमने वहां कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी। सिमिलरली कीमो सेलेक्टिविटी के अंदर भी मैं आपको पर्टिकुलरली 4 गाइडलाइंस डिस्कस कराने वाली हूँ विद रेट्रोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस। तो उसके बाद हम यही बोलेंगे कि कीमो सेलेक्टिविटी के लिए, कीमो सेलेक्टिव डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए हम लोगों को क्या है, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, और वो सारी गाइडलाइंस को हम डिस्कस करेंगे विद रेट्रोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस। ओके, तो 4 गाइडलाइंस हमने अगेन डिस्कस करनी है, तो बस इतनी सी चीज आपने करनी है। ठीक है, तो देखो आसान सा लेक्चर है। कीमो सेलेक्टिविटी नोन ही है, नहीं भी नोन है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर आपने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कीमो सेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस के लिए एक एग्जांपल देना है। एग्जांपल रेट्रोसिंथेसिस का भी देंगे, सिंथेसिस का भी देंगे। इतना कर लोगे तो देखो आसान सा लेक्चर है, डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। मे बी लेक्चर काफी लेंथी ना हो, मैं ट्राई करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए ना, लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये समझ लेते हैं कीमो सेलेक्टिविटी मतलब होता क्या है। तो देखो वैसे आपको पहले से नोन होगा, आई नो, कि कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है, बट मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर लेती हूँ क्योंकि आपने एग्जाम में इसी फॉर्मेट से सारी चीजें ऐड करनी है। तो देखो ना, कीमो सेलेक्टिविटी को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। कैसे? देखो ना, ये जो कीमो सेलेक्टिविटी टर्म है ये दो छोटे छोटे टर्म से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक होता है आपका कीमो और एक होता है आपका सेलेक्टिविटी। ठीक है, सेलेक्टिविटी मतलब तो हो गया सेलेक्टिव एडिशन, सेलेक्टिविटी मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिव एडिशन। और कीमो मतलब क्या हुआ? आपका कोई केमिकल ग्रुप। और पर्टिकुलरली डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम कौन सी ग्रुप की बात करते हैं? फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज आपकी कोई रिएक्शन चल रही थी, उस रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास बहुत सारे ग्रुप है, वो भी पर्टिकुलरली अगर फंक्शनल ग्रुप बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है किसी भी रिएक्शन के अंदर, और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास सपोज 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। ऐसा तो पॉसिबल है। अब देखो अगर आप इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के थ्रू रिएक्शन करा रहे हैं तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने ये जो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो ये 3 फंक्शनल ग्रुप लिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये रिएक्शन मेरी कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये रिएक्शन मेरी कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन है तो यहाँ पे मैं क्या कराऊंगी? सेलेक्टिव रिएक्शन कराऊंगी। किसका? एक पर्टिकुलर कीमो का, यानी कि एक पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप का, या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का। यानी कि 3 फंक्शनल ग्रुप है और तीनों के पास ये टेंडेंसी है कि ड्यूरिंग रिएक्शन ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। आपका फंक्शनल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे कन्वर्ट हो सकता है। तो होगा क्या? अब ये तीनों ही फंक्शनल ग्रुप है तो ये तीनों के पास ही टेंडेंसी है रिएक्शन कराने की, लेकिन हमको तीनों के थ्रू रिएक्शन नहीं करानी। हम इनमें से एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो कि ये है इसकी रिएक्शन कराना चाहते हैं, बाकियों को एज इट इज रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो रिएक्शन कराई वो सेलेक्टिवली कराई, इन दोनों को छोड़ के इसी पे पर्टिकुलर फोकस किया, सेलेक्टिव रिएक्शन मैंने कराई। और किसके ऊपर कराई? एक पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप के ऊपर कराई, एक पर्टिकुलर कीमो के ऊपर, या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कराई। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आप सेलेक्टिव रिएक्शन तो करा रहे हैं, बट किसका करा रहे हैं? एक पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप का करा रहे हैं, इसे बोलते हैं कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन।
कितना आसान था। अब देखिए इसी के सिमिलर आप रीजियो सेलेक्टिव भी तो बोलते हैं। रीजियो सेलेक्टिव में क्या होता है, कीमो के बदले रीजियो टर्म ऐड हो जाता है, रीजियो सेलेक्टिव, ठीक है। अब देखो सेलेक्टिव मतलब तो वही हो गया, रीजियो मतलब क्या हुआ, जैसे कीमो मतलब केमिकल ग्रुप हो गया, रीजियो मतलब क्या हो जाता है, रीजन, यानी कि तुम एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हो। तो वही है, अगर आपके पास एक रिएक्शन करानी है, उसमें आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक पर्टिकुलर रीजन पे आप रिएक्शन करा रहे हो, एक पर्टिकुलर रीजन आपका फिक्स है कि हाँ इसी पर्टिकुलर रीजन पे आपकी रिएक्शन होगी। इसका मतलब क्या है, आपका रीजन क्या है, स्पेसिफिक है, रीजन क्या है, फिक्स है कि दूसरे रीजन में रिएक्शन होनी ही नहीं है। रीजन आपका फिक्स है कि इसी रीजन में आपकी रिएक्शन होनी, ये आपको पहले से नोन है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, जहां पे आपका रीजन सेलेक्टिव होता है। सिमिलरली कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जहां पे आपका केमिकल ग्रुप सेलेक्टिव होता है, जिसके ऊपर आप रिएक्शन कराना चाहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन आप क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। आसान था। तो देखो ये तो आपको पहले से नोन ही था, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बाय डेफिनेशन एंड देन एग्जांपल के थ्रू इस कीमो सेलेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा बाय डेफिनेशन क्या बोल रही है, आसान सी डेफिनेशन है। ये बोल रहा है कीमो सेलेक्टिविटी इज अ सेलेक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ अ वन फंक्शनल ग्रुप in the presence of the other functional group in a same molecule is called as a chemoselectivity। क्या बोला, ये बोल रहा है chemoselectivity मतलब क्या होता है, selective reactivity, selective रिएक्टिविटी। सेलेक्टिविटी मतलब क्या हुआ, सेलेक्टिव रिएक्टिविटी, और कीमो मतलब क्या हुआ, कोई आपका केमिकल ग्रुप या फिर आप बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास कोई एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, बट उन सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की अगर सेलेक्टिव रिएक्टिविटी होती है, इसी को आप बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। आसान था। अब बाय एग्जांपल देखिए और ज्यादा क्लियर होगा। ये आपका एग्जांपल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और आप चाह रहे हैं इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिएक्शन आपकी हो। अब रिएक्शन कैसी होगी वो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस में क्या दिए हैं। तो रिएक्शन कंडीशन दी है NBH। तो NBH क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तो आपको पता है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये चीज मैं आपको रिडक्शन वाले लेक्चर्स पे, जो मैंने रिडक्शन आपको पढ़ाया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही आपका टॉपिक है, तो वहां हमने बात किया था NBH क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक टाइप का, जिसे आप बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये बोल रहा है आपने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस NBH, जो कि एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। इट मींस क्या होगा, आपने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराना है, बिकॉज रिएक्शन कंडीशन में रिड्यूसिंग एजेंट दिए। अब देखो रिडक्शन तो आप कराएंगे, बट आपको यहाँ पे देखना होगा कि पहले आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं एक फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटो वाला और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है आपका NO2, यानी कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो फंक्शनल ग्रुप दो हैं, ठीक है। आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रोडक्ट तो आपका, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप तो आपका रिड्यूस हुआ है, कीटो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन NO2 आपका एज इट इज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा कि NBH ने, जो कि आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने क्या किया, सेलेक्टिव रिडक्शन कराया, इसने सिर्फ कीटो का रिडक्शन कराया। NO2 आपका एज इट इज रहा, NO2 में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपकी रिएक्शन है वो एक टाइप की कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, सेलेक्टिव रिडक्शन हुआ। हमने यहाँ रिडक्शन कराया, लेकिन सेलेक्टिव रिडक्शन कराया हमारे कीटो का, NO2 का नहीं कराया। अब देखो होता एक्चुअल में ये है कि जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इस रिड्यूसिंग एजेंट का ये बिहेवियर होता है कि ये सारे कंपाउंड को या फिर सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। इसकी टेंडेंसी होती है कि कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, जिसमें से एक होता है कीटो। और आपका NBH का क्या है, NO2 पे कोई भी असर नहीं होता, यानी कि NO2 की अगर आप प्रेजेंस भी दे देते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड NO2 को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो NO2 हमारा एज इट इज रहा। कीटो हमारा रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीटो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस NBH की वजह से हमारा सेलेक्टिव रिडक्शन हुआ कीटो हाइड्रोक्सी में, लेकिन NO2 एज इट इज रहा। तो हम बोलेंगे ये जो रिएक्शन है वो कीमो सेलेक्टिव है। इतनी चीज क्लियर है। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है NBH, ये एक टाइप का क्या है, कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। इतनी चीज क्लियर है। इतना कर लेंगे। तो बस ये चीज आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ कि कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है विद एग्जांपल। ओके, नाउ हम कुछ गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्या बोल रहा है सुनेगा। ये बोल रहा है फॉर अ सेलेक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ अ वन फंक्शनल ग्रुप ओवर द अनदर वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग गाइडलाइंस। अगर हम क्या करना चाहते हैं कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में भी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की सेलेक्टिव रिएक्टिविटी कराना चाहते हैं, जिसे आप कीमो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। तो कीमो सेलेक्टिविटी कराने के लिए
आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, और वो कुछ गाइडलाइंस क्या है जो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखिए गाइडलाइंस को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो आसान सी गाइडलाइंस से सुनिएगा, डेफिनेटली क्लियर आएगा। ओके, तो देखो ना, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, देखो हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कनेक्शन अप्रोच का पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा वो आपका टारगेट मॉलिक्यूल ही होगा, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसे आपने सिंथेसाइज कराना है। अब सिंथेसाइज करने के लिए हमको पहले क्या करना होता है, रेट्रोसिंथेसिस, यानी कि पहले हम कोई भी मॉलिक्यूल जिसके लिए आपको बात करनी होगी, जिसको आप एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रहे होगे, उसको पहले आप रेट्रोसिंथेसिस कराओगे, देन आप उसकी सिंथेसिस कराओगे। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट के सारे लेक्चर्स पे बताया हुआ है, यहाँ पे अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बस माइंड पे ये रखना है कि आप रेट्रोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस दोनों कराएं। और एक और चीज कि रेट्रोसिंथेसिस तो आपकी नॉर्मली होगी, जैसे हम लास्ट के लेक्चर से हमने ऑर्डर ऑफ इवेंट पे आपकी कंडीशंस गाइडलाइंस पढ़ी थी, वही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप रेट्रोसिंथेसिस कराएंगे। लेकिन कीमो सेलेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा वो कहाँ एप्लीकेबल होगा, हमेशा सिंथेसिस वाली रिएक्शन में। देखो आप रेट्रोसिंथेसिस में भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, सिंथेसिस में भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन रेट्रोसिंथेसिस में आपको कीमो सेलेक्टिविटी नहीं देखनी है। रेट्रोसिंथेसिस में हमने ऑर्डर इवेंट में जो पॉइंट पढ़े थे वही पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपने रेट्रोसिंथेसिस कराना है, और जब तक रेट्रोसिंथेसिस नहीं होगा तब तक तो सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो हम रेट्रोसिंथेसिस करा रहे हैं, ठीक है, क्यों करा रहे हैं, ताकि हमें सिंथेसिस मिले। तो जब आपको सिंथेसिस मिलेगी और उस सिंथेसिस की प्रोसेस में आपने कीमो सेलेक्टिविटी एप्लीकेबल करानी है, वहां जाके आपकी कीमो सेलेक्टिविटी एप्लीकेबल होगी। रेट्रोसिंथेसिस में कीमो सेलेक्टिविटी एप्लीकेबल नहीं होती है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, तो पहली गाइडलाइन आपको क्या बोल रही है, सुनिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। पहली गाइडलाइन ये बोल रही है, व्हेन इन अ टारगेट मॉलिक्यूल functional group of unequal reactivity are present, at that time more reactive functional group react alone। तो कितना आसान है, ये बोल रहा है कि सपोज आपको एक ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल दिया जाए सिंथेसाइज करने के लिए, आपसे बोला गया ये आपका एक टारगेट मॉलिक्यूल है, इसे आप सिंथेसाइज करो, ठीक है। अब सिंथेसाइज करने के लिए क्या करोगे, पहले रेट्रोसिंथेसिस देन सिंथेसिस, ये तो पता ही है। अब ये बोल रहा है, बात ये है कि ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है इसमें क्या है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन उन फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप आपका ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका कम रिएक्टिव है। तो उस केस में क्या होगा, तो ये बोल रहा है अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है बट अनइक्वल रिएक्टिविटी के प्रेजेंट है, तो उस केस में जो ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा वो अकेला रिएक्ट करेगा, दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है उसे रिएक्शन आप में इन्वॉल्व नहीं करना है। जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है वो अकेला ही रिएक्ट करेगा, और जो अनरिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है या फिर लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा रिएक्शन कंडीशन में, उसको आप इन्वॉल्व नहीं करोगे। तो ऑब्वियस सी बात हुई, यहाँ भी आपकी कीमो सेलेक्टिविटी आई। हमने क्या है, जो एक ही फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्टिवली रिएक्शन में इन्वॉल्व किया, और किसको किया, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये तो बेसिक है, पहला तो गाइडलाइन सबसे आसान है, ये जिस इतना ही बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और अगर आप उनकी रिएक्टिविटी चेक कर रहे हो और एक की रिएक्टिविटी कम आ रही है, एक की ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो अकेला रिएक्ट करेगा, दूसरा वाला एज इट इज रहेगा। इतना कर लोगे। अब विद एग्जांपल अगर हम इसे देखें, तो पहले हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, देख लीजिए ये है आपका एक टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है, और आपसे बोला जाएगा इस टारगेट मॉलिक्यूल को आपने सिंथेसाइज करना है, बनाना है। अब कैसे बनाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले इस टारगेट मॉलिक्यूल को आप छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में तोड़ोगे, और इतने छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ोगे कि ऐसे आपको मॉलिक्यूल मिल जाए जो मार्केट में इजिली अवेलेबल है। अगर मार्केट में इजिली अवेलेबल होने वाले मटीरियल्स आपको मिल जाते हैं तो उनको कंबाइन करके अगेन आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, रेट्रोसिंथेसिस, यानी कि अपने टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं बेसिक नहीं बता रही हूँ क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये हम क्योंकि ऑलरेडी लास्ट के लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं, यहाँ पे हमने उन पे बात नहीं करनी, हम यहाँ जस्ट अपनी गाइडलाइंस और कीमो सेलेक्टिविटी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो आपका टारगेट मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का है, तो पहले डिस्कनेक्शन आपने कराना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, अपने फंक्शनल ग्रुप को तोड़ोगे, आपका कोई बॉन्ड सी डिस्कनेक्शन है या सीओ डिस्कनेक्शन है, उन्हें आप क्लीव करोगे। तो देखो ऐसा मॉलिक्यूल मैंने आपको पहले भी दिखाया था, पहले आप देखो यहाँ पे आपके कौन कौन से बॉन्ड हैं क्लीव होने वाले, तो आप देख सकते हैं आपके पास एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है विच इज एस्टर, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है विच इज ईथर। तो एस्टर भी है, ईथर भी है, तो हमने ये चीज आगे के लेक्चर्स पे भी देखी थी। मैंने आपको बोला था जो आपका एस्टर होता है इसे आप आसानी से क्लीव कर सकते हो बाय सीओ डिस्कनेक्शन। क्यों कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है एस्टर जो होता है ये किससे बना होता है, बाय एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि अगर आप एसिड और अल्कोहल को कंबाइन कर देते हैं तो आपको एस्टर मिलता है, और अगर आप एस्टर को क्लीव करते हैं तो आपको एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एस्टर से बना है और वो मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं है, आपने उसे सिंथेसाइज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मॉलिक्यूल में जो एस्टर ग्रुप है उसे क्लीव कर सकते हो एसिड और अल्कोहल में, और एसिड और अल्कोहल की वो मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल है। तो मार्केट में अवेलेबल एसिड और
अल्कोहल को आप रिएक्ट कराएंगे, वापस से आपको एस्टर का वही प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। तो हमने वही करना है, सबसे पहले हम अपने एस्टर ग्रुप में क्लीवेज कराएंगे, CO डिस्कनेक्शन कराएंगे। तो देखो हमने क्या किया, कार्बन एंड ऑक्सीजन का डिस्कनेक्शन कराया। CO डिस्कनेक्शन मतलब जैसे लास्ट के लेक्चर पे हमने CH डिस्कनेक्शन पढ़ा था, कार्बन एंड हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन, वही हमने किया, यहाँ पे CO डिस्कनेक्शन कराया। अब देखो डिस्कनेक्शन आपको पता है, अगर मैं यहाँ से बॉन्ड को क्लीव करूं और हेटेरोलाइटिक अगर हमारी बॉन्ड क्लीवेज हो रही है, तो यहाँ इस बॉन्ड में जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर शिफ्ट होंगे, आपके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो हमको एक्चुअल में क्या स्पीसीज मिली थी, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। एक्चुअल में हमको स्पीसीज मिली थी CO नेगेटिव, यहाँ पे हमें क्या मिला, कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड कार्बन के ऊपर क्या लगा, नेगेटिव चार्ज। और दूसरी स्पीसीज आपकी क्या निकली, ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन के साथ ये यहाँ पे निकला NH2, और ऑक्सीजन को कौन, सॉरी यहाँ पे कार्बन के ऊपर लगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा, नेगेटिव चार्ज, इतनी चीज आई। अब देखो ये आपके क्या बने, सिंथॉन्स बने। हमने जो चार्ज स्पीसीज बनाई है इनको आप क्या बोलते हैं, सिंथॉन, आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब सिंथॉन तो आपको मार्केट से मिल नहीं सकता, आप इसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बनेंगे, जब आप इनमें इनके अपोजिट चार्ज स्पीसीज लगा देंगे। जैसे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के बदले आपको क्या मिलेगी, एक तो देखो आपको क्या मिलेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी स्पीसीज मिली, ऑक्सीजन, और इसके साथ लगा हुआ है NH2 ग्रुप। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव था, तो ऑक्सीजन के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों जो स्पीसीज हमको अभी ऑब्टेन हुई है, इसे आप क्या बोलते हैं, सिंथॉन। तो हमें क्या मिली है, सिंथॉन ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं। तो ये जो स्पीसीज हमको मिली है, स्पीसीज ए अगर इसे बोलूं और स्पीसीज बी अगर इसे बोलूं, तो ये दोनों स्पीसीज हमारी क्या है, सिंथॉन, ओके। पर देखो सिंथॉन यानी कि चार्ज स्पीसीज, जो पेयर ऑफ चार्ज है, ये तो हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता। हम इन सिंथॉन को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज लगा है इसी का अपोजिट चार्ज की स्पीसीज इसे हम देंगे। जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे एक नेगेटिव स्पीसीज चाहिए, तो मैं इसे हाइड्रोक्सी आयन भी तो दे सकती हूँ, OH नेगेटिव भी तो दे सकती हूँ। तो अगर मैं इसके साथ OH नेगेटिव लगा दूंगी, तो ये स्पीसीज कितना कन्वर्ट हो जाएगी, COOH में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हमको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो हमने बोला था ना, एस्टर से क्या मिलना चाहिए, एसिड, तो मिला एसिड। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसे मैं H पॉजिटिव आयन भी तो दे सकती हूँ। अगर इसको H पॉजिटिव आयन दूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH। तो हमने क्या बोला था, एस्टर से हमें एसिड और अल्कोहल दोनों मिलेंगे। तो देखो एक हमको मिला एसिड, एक हमको मिला अल्कोहल। तो देखो हमने बाय डिस्कनेक्शन एस्टर ग्रुप को एसिड एंड अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एसिड एंड अल्कोहल है, इनको हम मार्केट से उठा सकते हैं। देखो मैं अल्कोहल को वापस बना देती हूँ, अल्कोहल ये हो गया, एसिड आपका ये हो गया। तो ये दो स्पीसीज है। अब देखो हमको अगर ये मॉलिक्यूल को हमने इन दोनों फ्रेगमेंट में तोड़ा, तो हम इन दोनों फ्रेगमेंट में चेक करेंगे क्या ये स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो आप देखेंगे ये अल्कोहल को तो आप मार्केट से उठा सकते हैं, बट ये तो अभी भी आपका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं है। तो आप अल्कोहल को तो बोल दोगे कि हाँ हम इसे मार्केट से उठा सकते हैं, लेकिन इसको मार्केट से उठा नहीं सकते। यानी कि इसमें आपने रिएक्शन को स्टॉप नहीं करना है, आप इसमें डिस्कनेक्शन को स्टॉप नहीं करोगे, आप इसमें फर्दर डिस्कनेक्शन कराओगे, और ऐसे डिस्कनेक्शन कराओगे कि अब ये ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूटे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। तो हमने एस्टर ग्रुप को तो तोड़ दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, एसिड वगैरह को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिकॉज एसिड में हम लोग क्या कराते हैं, FGI कराते हैं, और हम यहाँ पे FGI का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ईथर ग्रुप है इसको भी तो क्लीव कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ये जो ROR है इसमें से हमने यहाँ से बॉन्ड को क्लीव कर दिया, यानी कि अगेन हमने CH डिस्कनेक्शन या फिर आप बोल सकते हो CO डिस्कनेक्शन कराया। अब देखो CO डिस्कनेक्शन कराएंगे तो अगेन वो होगा, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन, बॉन्ड क्लीव होगा तो बॉन्ड शिफ्ट होंगे आपके ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका कार्बन एज अ पॉजिटिव स्पीसीज आपको मिलेगी। तो देखो हमको क्या मिला, ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज, ये वाला जो कार्बन एटम है ये है साइक्लोहेक्सेन रिंग में, इसके ऊपर लगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन हमको क्या मिल गए, सिंथॉन्स मिल गए। अब सिंथॉन्स तो मार्केट में मिलेंगे नहीं, इनको हम कन्वर्ट करेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से, और पॉजिटिव कार्बन के साथ हम लगा सकते हैं नेगेटिव क्लोरीन, कोई भी X
एक्स ग्रुप आप लगा सकते हो। तो सपोज मैं बोलूं कि मैंने क्या लगाया, क्लोरीन नेगेटिव लगाया, तो देखो क्लोरीन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव मिलेंगे तो ये एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव मिलेंगे तो बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली OH मिल जाएगा। तो देखिए ये बॉन्ड गया और हमको क्या मिला, OH। और यहां से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड बन जाएगा या फिर कोई भी एक्स एटम का बॉन्ड बन जाएगा। तो अब हमको जाके क्या है, ये दो स्पीसीज मिली। अब आप देख सकते हैं ये दोनों स्पीसीज को आप मार्केट से उठा सकते हैं। ये आपका सैलिसिलिक एसिड बन गया, ये आपका क्या बन गया, साइक्लो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड, ये आपका क्या बन गया, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बन गया। तो आपके पास क्या है, अब ये दोनों आपको क्या मिल गई, स्टार्टिंग मटेरियल। अब देखो ये तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने ये क्या किया, रेट्रोसिंथेसिस। अब जब आप सिंथेसिस कराएंगे तो पहले आप मार्केट में ये दोनों जो मटेरियल आपको ऑब्टेन हुए थे इनकी रिएक्शन कराएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो ये स्पीसीज आपको मिलेगी, सिंपल सी बात है, बिकॉज इसको क्लीव करके तो हमने ये बनाया था। कैसे होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का बॉन्ड क्रिएट होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन का। ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर मैं बॉन्ड क्लीव कराऊं तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ू तो मुझे कौन सा चार्ज मिलेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और यहाँ से जो क्लोरीन निकला था वो क्लोरीन नेगेटिव आया, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था हाइड्रोजन पॉजिटिव आया, तो ये एज HCl आपका एलिमिनेट हो गया। बाकी इसके पोजीशन में नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। तो ये बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो ये स्पीसीज आपको मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ईथर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा और ये स्पीसीज मिलेगी। अब वही होगा, एसिड है, एसिड के साथ अगर आप अल्कोहलिक ग्रुप का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, एस्ट्रिफिकेशन यही तो हुआ ना, एस्टर को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड और अल्कोहल मिला। तो वही है, एसिड और अल्कोहल को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो वाटर का एलिमिनेशन होगा, यहाँ से आपका H2O, ये आपका H है, यहाँ से भी आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ पे आपको COO और यहाँ पे आपको NH2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें वापस से क्या है, एस्टर बॉन्ड मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो रेट्रोसिंथेसिस कराया, रेट्रोसिंथेसिस का ही उल्टा करते रहेंगे तो सिंथेसिस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपको कीमो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, वरना सिंथेसिस तो आसान सी है, कर लेंगे आप, हम लास्ट के लेक्चर से मैं आपको सिखाती आ रही हूँ। तो देखो यहाँ पे कीमो सेलेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को भी आपने यूज करते हुए चल रहा है, तो आप पहले सिंथेसिस देखिए क्या होगा, ठीक है। तो देखो सिंथेसिस में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन एल्कलाइन मीडियम when both are ionized the phenolate ion is much more reactive than the carboxylate ion and then only phenolate ion is alkylated। तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है ना, अगर आप ये स्पीसीज दे रहे हैं, ये आपका था सैलिसिलिक एसिड, तो मैं इसको पहले H ही कर देती हूँ, ये आपका सैलिसिलिक एसिड है, इसकी आपने रिएक्शन करानी थी इसके साथ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्लोरीन था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे Cl था या फिर कोई भी X ग्रुप था। तो अगर आप इन दोनों की रिएक्शन कराना चाह रहे हैं तो पहले आपने अपना सैलिसिलिक एसिड लिया और इसको कौन सी मीडियम में डाला, एल्कलाइन मीडियम में डाला, यानी कि बेस की प्रेजेंस में इसे ट्रीट किया। अब बेस की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो पता है बेस क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को एलिमिनेट करता है। तो यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन इसका भी ले सकता है और इसका भी ले सकता है। तो होगा कि अगर एसिड से आपका H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, और अगर OH से निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, फिनोलेट आयन। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आपको ये दोनों आयंस तो मिल गए, अब इन आयन की प्रेजेंस में आपने किसकी रिएक्शन करानी है, इस स्पीसीज की रिएक्शन करानी है, बिकॉज ये दोनों ही तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं। तो अगर आप इस स्पीसीज की रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, ये स्पीसीज है, आप यहाँ से बॉन्ड को क्लीव करोगे, बॉन्ड क्लीव होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, ये पॉजिटिव चार्ज मिला, और यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन निकले थे, H पॉजिटिव आयन निकला था,
Cl नेगेटिव आयन यहाँ से निकला, इनको कंपाउंड करोगे तो HCl निकलेगा, वही है जैसे हमने यहाँ रिएक्शन कराया ना, वही है, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप इन दोनों को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं और इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ से ही हाइड्रोजन निकले, हो सकता है एसिड भी अपना हाइड्रोजन दे दे, क्योंकि बेस की प्रेजेंस अगर आप लोगे तो ये यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, बिकॉज दोनों के पास ये टेंडेंसी है H पॉजिटिव आयन को निकालने की। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहाँ आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपको यहाँ नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इतना समझ में आया। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है तो होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड क्लीव करोगे, Cl नेगेटिव निकलेगा जैसे निकला था, और यहाँ पे निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, समझ में आया। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था उसको हमने यहाँ लिखा और ये एज HCl बाहर निकल गए। अब बात ये आती है कि ये जो पॉजिटिव स्पीसीज है, जो कार्बोकैटायन आपका निकला हुआ है, ये कहाँ अप्रोच करे, इसके साथ अप्रोच करे या फिर इसके साथ अप्रोच करे, बिकॉज उसके पास तो दो साइड है ना अटैक करने की, आइदर ये कहीं भी अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे हमारी कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, कीमो सेलेक्टिविटी का। कैसे आएगा, हमने अभी भी गाइडलाइन फर्स्ट में क्या बोला, इनने बोला कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी डिफरेंट है, एक की रिएक्टिविटी ज्यादा है एक की कम है, तो उस केस में आपने उसके थ्रू रिएक्शन करानी है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो देखो, एक है आपका कार्बोक्सिलेट आयन, एक है आपका फिनोलेट आयन, और फिनोलेट आयन की रिएक्टिविटी इज मोर देन कार्बोक्सिलेट आयन, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन किसके थ्रू होगा, दिस फिनोलेट आयन के थ्रू होगा, इसके थ्रू नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज छोड़ देंगे, इसको हमने ऐसा ही छोड़ दिया। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अपने ऑक्सिलेट आयन के साथ कराएंगे, तो हमारी रिएक्शन इसके थ्रू नहीं होगी, ये आपका एज इट इज रहेगा, ये अपना हाइड्रोजन एटम नहीं देगा, समझ में आया। तो हम इसके हाइड्रोजन एटम को नहीं लेंगे, हमने किसका हाइड्रोजन एटम लिया, हमने हाइड्रोजन एटम लिया O नेगेटिव का, यानी कि आपके फिनोलेट आयन का। हमने क्या किया, यहाँ से O नेगेटिव मिला, फिनोलेट आयन आपका मिला। अब ये फिनोलेट आयन किसके साथ अप्रोच करेगा, इस कार्बोकैटायन के साथ अप्रोच करेगा, तो वही है यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ईथर ग्रुप आ जाएगा। तो देखो O के साथ आपका क्या जुड़ गया, कार्बन। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो आपको पता ही है बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है। ऑक्सीजन में ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा इस बेचारे कार्बन को, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। तो ऑक्सीजन ने बोला कि मेरे पास वैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं ऐसा करता हूँ एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन अपने आप ले लूंगा, ताकि जिसकी वजह से दोनों के ऊपर से चार्ज हट जाए, एक के ऊपर का नेगेटिव चार्ज हट गया, एक के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट गया। अब अगर इन दोनों के पास फ्री रेडिकल टाइप की स्पीसीज है, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तो क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, तो ये दोनों एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको ईथर का ग्रुप देखने को मिलेगा, तो बन गया ईथर, ठीक है। अब देखो, अगर ये स्पीसीज बन गई तो उसके बाद तो आसान है, उसके बाद अटैकिंग साइड क्या है, ये वाली पोजीशन तो है। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, अल्कोहल के साथ, जो आपने रिएक्शन कंडीशन में लिया था। अब रिएक्शन कंडीशन में जो अल्कोहल है वही चीज होगा, अल्कोहल और एसिड की जब रिएक्शन होती है तो वाटर का एलिमिनेशन होता है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन, यहाँ से आपका OH निकलेगा, जैसे आपने बाद में ऐड किया था वैसे ही आपने निकाला, तो वाटर का एलिमिनेशन हुआ और वाटर का एलिमिनेशन से आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एस्टर ग्रुप मिल गया। तो देखो एज इट इज आपको यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल आपको देखने को मिला, तो देखो कितना आसान था। तो देखिए ना, सो वेरी से पहले तो सॉरी, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन गंदा हो जाता है, बट ये कि मैं ट्राई करती हूँ आपको क्लियर कराने का। तो देखो इतनी चीज आपको क्लियर आई ना, तो आपने माइंड पे देखो अभी स्टार्ट ही था, आपको क्लियर आया होगा कि यहाँ पे हमने क्या बोला, पहला गाइडलाइन आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा मिले तो उसकी चिंता नहीं करनी, आपने क्या करना है, जो ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसके थ्रू रिएक्शन करानी। अब देखो, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन, अगर यहाँ कीमो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप जस्ट डायरेक्टली बोलते कि हाँ हम इसमें अप्रोच कराएंगे, ये मिलेगा, जैसे हम लास्ट के लेक्चर से करते आ रहे थे। लेकिन यहाँ आपने कीमो सेलेक्टिविटी लगानी है, तो आपने ये चीज शो की कि ये जो हमारा आपका सैलिसिलिक एसिड है, इसे जब आप बेसिक मीडियम में लोगे तो दोनों ही आपकी क्या है, नेगेटिव स्पीसीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, दोनों ही आपकी आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन भी मिल रहा है, फिनोलेट भी आयन मिल रहा है, तो अब दोनों आपके नेगेटिव स्पीसीज है और आपने पॉजिटिव स्पीसीज का अटैक कराना है, तो ये पॉजिटिव स्पीसीज तो कहीं भी अटैक कर सकती है। तो अब यहाँ पे कीमो सेलेक्टिविटी आई कि हमने बोला जो ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसके थ्रू रिएक्शन कराओ, और ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फिनोलेट आयन, तो आपने फिनोलेट आयन के थ्रू रिएक्शन कराई और आपकी रिएक्शन एज इट इज बिल्कुल सही सही रूट पे गई और आपको आपका डिजायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमारा पहला गाइडलाइन रहता है, तो हमने यहाँ कंबाइंड लिखा है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको मिलेगा भी ऐसा ही बुक्स वगैरह में, यहाँ पे आप इसे रेट्रोसिंथेसिस कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे आप अपनी सिंथेसिस शो कर सकते हैं, इतना कर लेंगे। तो ये है आपकी गाइडलाइन फर्स्ट। ओके, नाउ आगे बात करते हैं अब गाइडलाइन सेकंड आपको क्या बोल रही है, ठीक है। देखो आसान सी गाइडलाइन है, सुनिएगा बट, ठीक है। देखो ये क्या बोल रही है, अगर थ्योरी के साथ ही डायरेक्टली लेते चलो तो ये बोल रहा है व्हेन वन फंक्शनल ग्रुप कैन बी रिएक्ट ट्वाइस,
द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी compete फॉर द reagent। ये बोल रहा है कि ऐसा भी देखा गया है कि एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक से ज्यादा बार रिएक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, कभी कभार आपको रिएक्शन ऐसी भी देखने को मिलेगी कि रिएक्शन के अंदर जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है और जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट मतलब वही आपका टारगेट मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये बोल रहा है कभी कभार आप ऐसी रिएक्शन भी देखते हैं जिसमें आपका स्टार्टिंग मटेरियल मतलब वो छोटे छोटे से फ्रेगमेंट जिसे आप मार्केट में अवेलेबल बोलते हैं। जब आप अपने टारगेट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं और वो फ्रेगमेंट जो इजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको बोलते हैं स्टार्टिंग मटेरियल। तो बोले कभी कभार ऐसी रिएक्शन भी देखी जाती है जिसमें आपका स्टार्टिंग मटेरियल और आपका फर्स्ट प्रोडक्ट यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल अपने ही रिएजेंट के लिए कंपीट करते हैं। मतलब आपने अपना स्टार्टिंग मटेरियल तो बना दिया, स्टार्टिंग मटेरियल बनाने के बाद भी क्या आपका फर्स्ट प्रोडक्ट यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, आपके रिएक्शन कंडीशन में जो रिएजेंट प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करना चाहेंगे, तो आप बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, दोनों ही सेम रिएजेंट के लिए कंपीट करेंगे। अब देखो अगर ऐसी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस केस में हम हमारी फेवरेबल कंडीशन ये लेंगे, यहाँ पे कीमो सेलेक्टिविटी ये आएगी। ये बोल रहा है एट दैट टाइम, इस टाइम पे जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपने ये माइंड पर रखना है द रिएक्शन विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ द फर्स्ट प्रोडक्ट यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल। यानी कि अब हमने ये चीज माइंड पर रखनी है, अगर हम कीमो सेलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमको ये चीज माइंड पर रखनी चाहिए कि रिएक्शन आपकी सक्सेसफुल तभी होगी जब आपका फर्स्ट प्रोडक्ट यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू किसकी स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्टिविटी से। यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए और फर्स्ट प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तभी आपकी रिएक्शन सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। या फिर रिएक्शन पॉसिबल तो होगी, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ मिलेगा, बट वो रिएक्शन आपकी कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस नहीं बोली जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो वही चीज है, यहाँ भी हम एक टारगेट मॉलिक्यूल लेंगे क्योंकि डिस्कनेक्शन अप्रोच का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, और उस टारगेट मॉलिक्यूल में पहले क्या कराएंगे, रेट्रोसिंथेसिस, और उसको छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल में तोड़ेंगे। ओके, देन उसकी सिंथेसिस कराएंगे। तो रेट्रोसिंथेसिस देखिए, ये है आपका टारगेट मॉलिक्यूल यानी कि ये है आपका फर्स्ट प्रोडक्ट टारगेट मॉलिक्यूल, इसे आपने सिंथेसाइज करना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्लीवेज होगी, बॉन्ड टूटेंगे। तो देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सॉरी आपके टारगेट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं एस्टर यहाँ पे आपको प्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है। तो एस्टर में तो हम आसानी से कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, सीओ बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, यानी कि सीएक्स डिस्कनेक्शन कराते हैं। और एस्टर में जो कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्लीव करते हैं। अब देखिए अगर हम इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीव करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एस्टर तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एसिड एंड अल्कोहल, तो वही मिला। देखो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की ओर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ओ नेगेटिव स्पीसीज, यहाँ पे हमारी क्या आई, ओ नेगेटिव स्पीसीज, और यहाँ पे हमारी कार्बन पॉजिटिव स्पीसीज। तो ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव स्पीसीज हमको मिली, और ये दोनों स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, सिंथॉन्स। तो ये तो बेसिक आपको पता है, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंथॉन, यानी कि चार्ज फ्रैगमेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब इन चार्ज फ्रैगमेंट्स को तो हम मार्केट से अवेलेबल नहीं कर सकते, मार्केट में तो ये मिलेंगे नहीं। अब इन सिंथॉन को किस में कन्वर्ट करना है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव चीज जोड़ दो, पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया। पॉजिटिव है तो इसके साथ हमने लगा दिया नेगेटिव, तो ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। तो हमको क्या है, इस सिंथॉन्स के करस्पॉन्डिंग दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गए, एक मिला बेंजाइल अल्कोहल, एक मिला फॉस्फीन। तो ये दो चीजें हमको यहाँ पे ऑब्टेन होगी, ये दोनों ही आपके क्या हो गए, एज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह, ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल की तरह ये दोनों ही आपके एक्ट करेंगे। तो ये है आपके स्टार्टिंग मटेरियल। अब आपने मार्केट से इन दोनों को लाना है और इनके बीच में रिएक्शन करानी है, और इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो आपको आपका डिजायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे आपको ये चीज देखनी होगी कि क्या आपका टारगेट मॉलिक्यूल आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसे जो आपके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग मटेरियल है, इनके थ्रू रिएक्टिव है या नहीं। अगर ये दोनों की रिएक्टिविटी बराबर है तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमने क्या बोला, रिएक्शन सक्सेसफुल तभी होगी जब हमारा जो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्टिविटी आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किसके कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए इसके कंपेयर में। ठीक है, अब देखो इसकी सिंथेसिस पहले करते हैं, देन हम चीजों को देखेंगे। तो सिंथेसिस कैसे होगी, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन आपने
कैसे करानी है, देखो एक है आपका बेंजाइल अल्कोहल, एक है आपका फॉर्जिन। तो रिएक्शन बहुत आसानी से होगी। आपका ये जो बेंजाइल अल्कोहल है, इसमें जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स आपका नेगेटिव चार्ज हुआ। अब एक नेगेटिव चार्ज कहीं जाके अप्रोच कर सकता है, एक बॉन्ड की बात कर सकता है, तो आपका ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, इस कार्बन के पास जाएगा और बॉन्ड क्रिएट करना चाहेगा। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, आप देख सकते हैं कार्बन 4 वैलेंसी में शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कार्बन के साथ अगर आप देखो इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराना चाहते हैं तो इनके बीच में इंटरेक्शन होना मस्ट है। तो इंटरेक्शन किसके थ्रू होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके थ्रू होगा। ऑक्सीजन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक कार्बन को देना चाहेगा, ताकि ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड तो क्रिएट होगा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी अब अनसेटिस्फाई हो जाएगी, बिकॉज वैलेंसी 5 हो रही है। तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को बोलेगा तुम अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके जाओ, ताकि आपके ऊपर क्या जाए, नेगेटिव चार्ज आए, और हम यहाँ पे एक बॉन्ड को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड तो क्रिएट होगा, लेकिन आपको कुछ स्टेप की स्पीसीज मिलेगी। देखो ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है, ये है OH है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऑक्सीजन ने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किए कार्बन के साथ, तो यहाँ से क्या है, इसने कार्बन के साथ एक बॉन्ड तो क्रिएट किया, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव आए, और यहाँ पे आपके दो Cl में ऐसे लगा देती हूँ, कुछ स्टेप की स्पीसीज आई। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आया, बिकॉज क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास पहले नेगेटिव चार्ज था, बिकॉज एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन तो एक नेगेटिव एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब वही चीज है, तो मैं आपको ये चीज पहले भी बोलती हूँ कि क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख सकता है, नहीं रख सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक बार के लिए रख लेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कभी अपने ऊपर नहीं रखता। और आपको पता है ऑक्सीजन एक टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं रख पाएंगे। तो आपने यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको आप आसानी से क्लीव करेंगे, और आपको पता है बॉन्ड क्लीव होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर मैं हाइड्रोजन पॉजिटिव को बाहर निकाल दूं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस, तो अब आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, खुश हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई डेफिशिएंसी वगैरह आप यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, अब देखो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी आपके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि आयनिक स्पीसीज अभी भी आपके पास प्रेजेंट है। अब देखो आयनिक स्पीसीज में तो कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपने इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को भी इन्वॉल्व करना है, तो ऑक्सीजन ऐसा कहेगा कि चलो हम ऐसा करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देते हैं बॉन्ड में, इस नेगेटिव चार्ज को मैं बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। और हमको पता है क्लोरीन तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्लोरीन को हम एज ए नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल देंगे। तो देखो क्लोरीन और H पॉजिटिव आपको बाहर मिले, तो ये एज ए HCl करके आपको बाहर मिल गए। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, अगर ये क्लोरीन आप रिएक्शन कंडीशन से निकाल देते हैं तो कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, बिकॉज अब कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई है। इसने क्लोरीन क्यों निकाला, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी, पहले इसके पास क्लोरीन था। और अगर आप नेगेटिव चार्ज को यहाँ बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5। अब कार्बन 5 को किसमें कन्वर्ट करेगा, 4 में, तो क्या कर सकता है, क्लोरीन को निकाल सकता है, बिकॉज क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो हम यहाँ से क्लोरीन को निकाल देंगे, और हमको क्या है, कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये स्पीसीज मिली है, पीएच हो गया, ये देखो ये स्पीसीज मिली है। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, वापस से हमारा एस्टर ऑब्टेन हो गया, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था वो ही हमको ऑब्टेन हो गया। इतनी चीज क्लियर आई। अब होता कि अब बात यहाँ पे ये आई कि ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब यही हो गया आपका टारगेट मॉलिक्यूल, जिसे आप फर्स्ट प्रोडक्ट भी बोल रहे थे। ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, या फिर फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब होता क्या है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये आपके क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल। अब आप ऐसा भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो जो बात ऊपर कर रखा है गाइडलाइन में, ये बोल रहा है कि ये जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है मे बी ये क्या करे, और रिएक्शन करे। ऐसा ना हो कि यहीं पे रिएक्शन आपकी स्टॉप हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये अगेन आपकी रिएक्शन कंडीशन में जो ये रिएजेंट है या फिर ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इनके साथ फर्दर रिएक्शन करने लग जाए। तो आपने क्या करना है, ऐसी रिएक्शन कंसीडर करनी है, वही रिएक्शन आपकी सक्सेसफुल होगी जहां पे आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो आपका लेस रिएक्टिव हो कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल। और आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में ये जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दीज टू। क्यों है स्टेबल, क्योंकि देखो आप यहाँ पर को कंजुगेशन देख रहे हैं, और आपको पता है जितना ज्यादा कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये तो आपके रिएक्टिव हो गए, चलो ठीक है, लेकिन ये आपका तो स्टेबल स्पीसीज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ आप कंजुगेशन देख रहे हैं, आपको यहाँ पर कोई कंजुगेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इस कंजुगेशन की वजह से जितना ज्यादा कंजुगेशन आपको पता है उतनी ज्यादा चीज स्टेबल, लेकिन यहाँ तो आपको कोई कंजुगेशन देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर कंजुगेशन नहीं है इट मीन्स ये आपकी रिएक्टिव है और ये आपकी स्टेबल है, इसमें कंजुगेशन है और कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबल, और कोई चीज जितनी ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा अनरिएक्टिव। तो अगर आप इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल, आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, वो क्या है, आपका स्टेबल है। क्यों है? बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। और अगर स्टेबल है तो ये आपका अनरिएक्टिव है। किसके कंपेयर में? आपके स्टार्टिंग मटेरियल, ये जो आपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया था इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिएक्शन आगे को कंटिन्यू नहीं होगी, यहीं पे आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर ये आपके रिएक्टिव होता, ये ज्यादा रिएक्टिव होता इनसे, तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, यहाँ पे फर्दर आपको रिएक्शन देखने को मिलती। तो आपको सेकंड गाइडलाइन यही बोल रही है कि आपकी रिएक्शन तभी सक्सेसफुल होगी जब आपका टारगेट मॉलिक्यूल, जब आपका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत कम रिएक्टिव होगा कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल। बिकॉज इसका रिएक्टिव होना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना, बिकॉज ये यहाँ पे स्टॉप ही नहीं होगा, जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना फर्दर रिएक्शन कराएगा। बट हमने फर्दर रिएक्शन नहीं कराना, हमको ये टारगेट मॉलिक्यूल चाहिए था, हम इसी टारगेट मॉलिक्यूल पे अपनी रिएक्शन स्टॉप करना चाहेंगे। इतनी चीज क्लियर है? तो ये बात आपको कौन बोलता है? सेकंड गाइडलाइन। इतनी चीज क्लियर है? तो ये बात हुई सेकंड गाइडलाइन की, ठीक है। अब देखिए अब गाइडलाइन थर्ड आपको क्या बोल रही है, तो आसान सी गाइडलाइन है, छोटी सी है, सुनेगा। ये बोल रहा है इफ वी वांट टू रिएक्ट अ लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप देन वी हैव टू प्रोडक्ट अ मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ना, ये आपको ये बोलना चाह रहा है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, और एक फंक्शनल ग्रुप उसमें ज्यादा रिएक्टिव है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका लेस रिएक्टिव है। लेकिन हमने जैसे गाइडलाइन फर्स्ट पे पढ़ा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि दो फंक्शनल ग्रुप है और उन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है और दूसरा आपका कम रिएक्टिव है, जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे आप देखेंगे तो दो फंक्शनल ग्रुप है NH2 और COH। तो NH2 की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेयर टू COH, यानी कि NH2 आपका ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है कंपेयर टू COH। अब अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो गाइडलाइन फर्स्ट के अकॉर्डिंग NH2 के थ्रू हमारी रिएक्शन होगी और COH तो हमारा एज इट इज रहेगा। इतनी चीज क्लियर है? ये हमने कहाँ पढ़ा? गाइडलाइन फर्स्ट में, ओके। लेकिन गाइडलाइन थर्ड आपको ये बोल रही है कि अगर आप चाहते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो और कम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो होता है प्रोटेक्शन ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो देखो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटेक्शन ग्रुप की एक सेपरेट यूनिट है, वो अभी हमने स्टार्ट नहीं की है बट मैं जल्दी आपको वो भी स्टार्ट करा दूंगी। तो प्रोटेक्शन ग्रुप में क्या होता है, हम कुछ कंपाउंड्स का यूज करते हैं और उन कंपाउंड्स के थ्रू हम हमारे फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देते हैं? प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको क्या है, उसके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला NH2 और COH दो फंक्शनल ग्रुप है और NH2 की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू COH। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के थ्रू रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है NH2 में रिएक्शन होगी, COH में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन आप ये चाहते हैं कि NH2 तो रिएक्शन ना करे, ये ज्यादा रिएक्टिव है, फिर भी आप चाहते हैं ये रिएक्शन ना करे। रिएक्शन कौन करे? जो कम रिएक्टिव है, जो है आपका COH। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इस NH2 को जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसको अनरिएक्टिव फॉर्म या फिर आप बोल सकते हो अनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाहर से एक प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज करके। प्रोटेक्शन ग्रुप क्या करता है, इस कंपाउंड के साथ, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाएगा और इसे एक इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और आफ्टर रिएक्शन, जब आप रिएक्शन कंप्लीट कर दोगे तो आफ्टर रिएक्शन आपका प्रोटेक्शन ग्रुप एज इट इज बाहर निकल जाएगा और आपका फंक्शनल ग्रुप एज इट इज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज किया, देखो अभी आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी प्रोटेक्शन ग्रुप की, बट हम लोग जब लेक्चर्स देखेंगे प्रोटेक्शन ग्रुप पे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ही प्रोटेक्शन ग्रुप्स को आपने याद करना होता है। तो पर्टिकुलरली NH2 के लिए जो हमको प्रोटेक्शन ग्रुप यूज करना होता है वो होता है बेंजाइल कार्बोनाइल क्लोराइड। ये आपका बेंजाइल कार्बोनाइल क्लोराइड, इस कंपाउंड का हम यूज करेंगे एज अ प्रोटेक्शन ग्रुप और इस कंपाउंड के थ्रू हम हमारे NH2 को प्रोटेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने प्रोटेक्ट कैसे किया, यहाँ से ये जो NH2 है इसका एक हाइड्रोजन हमने निकाला और एक हाइड्रोजन को किसके साथ बाहर निकाल दिया? इस क्लोरीन के साथ। ये जो बेंजाइल कार्बोनाइल क्लोराइड था इसका क्लोरीन हमने लिया, NH2 का हाइड्रोजन लिया, एज अ HCl इसको बाहर निकाल दिया और यहाँ से ये जो बॉन्ड Cl के साथ टूटा इसके साथ किसका लिंक कर दिया? NH का लिंक कर दिया। तो देखो ये आपका ग्रुप एज इट इज है, COH R एज इट इज है, बट इसके बाद आपको NH मिला, NH के साथ आपको ये पूरा ग्रुप मिल गया।
ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड कार्बोनाइल वाला ग्रुप आपको मिल गया, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ पीएच हो गया, तो ये आपको क्या मिल गया, प्रोटेक्शन कंपाउंड मिल गया, यानी कि ये अब आपका जो ये कंपाउंड है ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, NH2 का क्या कर रखा है, प्रोटेक्शन किया है। ठीक है, इसका प्रोटेक्शन किया है किसके थ्रू, बेंजाइल कार्बोनाइल क्लोराइड के थ्रू। अब होगा क्या, अब यहाँ पे आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ COH ग्रुप रिएक्ट करेगा। आप इसमें कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो COH आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, बाकी के ग्रुप आपके एज इट इज रहेंगे। और अगर COH तो आपका लेस रिएक्टिव था, अब कोई है ही नहीं इसके साथ कंपीट करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है COH ही रिएक्ट करेगा। अब जब COH आपका रिएक्ट हो जाएगा तो उसके बाद अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटेक्शन ग्रुप को निकालेंगे और प्रोटेक्शन ग्रुप आपका एज इट इज बाहर निकल जाएगा और NH आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी सी चीज आपको करनी होती है और ये है आपकी गाइडलाइन थर्ड, जो कि आपको ये बोलती है कि कभी कभार हमको ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम हमारे लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के थ्रू रिएक्शन चाहते हैं और मोर रिएक्टिव के थ्रू नहीं चाहते हैं। तो अब हम मोर रिएक्टिव का क्या करेंगे, हम मोर रिएक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन तो उसी को करानी चाहिए। तो हम यहाँ पर को क्या करेंगे, थोड़ी गड़बड़ करेंगे। गड़बड़ ये करेंगे कि हम हमारे जो आपका रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसको उसके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग अ प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होगा, वो तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, वो तो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा और लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की आप रिएक्शन करा लेंगे और आफ्टर रिएक्शन आप अगेन क्या, अपना प्रोटेक्टेड ग्रुप को बाहर निकाल देंगे, प्रोटेक्शन हटा देंगे और प्रोटेक्शन हटाएंगे तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज इट इज आपको मिल जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई, बस ये चीज आपको कौन बोलती है, गाइडलाइन थर्ड, इतना हुआ। अब बात करते हैं गाइडलाइन फोर आपको क्या बोलती है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी लास्ट गाइडलाइन यानी कि गाइडलाइन फोर पे बात कर लेते हैं। तो देखो ये थोड़ी सी लेंथी आपके लिए रहेगी बट बहुत आसान है, सुनिएगा। ठीक है, देखिए ना, गाइडलाइन फोर्थ पे हम लोग बात करने वाला है गाइडलाइन थर्ड एंड गाइडलाइन सेकंड की, यानी कि जो हम लोग गाइडलाइन सेकंड एंड थर्ड पे पढ़ चुके हैं उसी का कंबाइंड फॉर्म आपका क्या है, गाइडलाइन फोर। अब ये क्या बोल रहा है, सुनेगा, ये बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल, ये बोल रहा है अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, स्टार्टिंग मटेरियल से, देन वी मस्ट ब्लॉक द अनवांटेड रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो देखो हमने थर्ड गाइडलाइन पे किसके बारे में बात की थी, प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में बात की थी। और सेकंड गाइडलाइन पे हमने क्या बात की थी कि अगर हम एक अच्छी रिएक्शंस चाहते हैं, एक अच्छी नॉर्मल रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, उस केस में हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है यानी कि जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो हमारा लेस रिएक्टिव होना चाहिए कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आपको गाइडलाइन फोर बोल रही है कि अगर सपोज, हम बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए बट अगर नहीं हुआ तो, ये बोल रहा है कि अगर गाइडलाइन फोर आपको ये बोल रही है कि सपोज आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो आपका अगर ज्यादा रिएक्टिव हो गया कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि जो आपने स्टार्टिंग मटेरियल बनाया है उससे ज्यादा रिएक्टिव आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट यानी कि आपका टारगेट मॉलिक्यूल, उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या कराएंगे, जैसे हमने गाइडलाइन नंबर थर्ड पे प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज किया था, सिमिलरली हम प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज करा के अपनी रिएक्शन को पॉसिबल कराएंगे। कैसे कराएंगे आप जस्ट सुनिएगा, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो पहले तो आप ये गाइडलाइन समझे, ये आपको बोलना चाह रहा है कि अगर आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आपका क्या हो जाएगा, कम रिएक्टिव है कंपेयर टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब आपका टारगेट मॉलिक्यूल जो आपने बनाना है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। और किससे बनाएंगे, जब आप अपने टारगेट मॉलिक्यूल में रेट्रोसिंथेसिस कराते हैं तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिलता है, तो वो आपके स्टार्टिंग मटेरियल है। तो ये बोल रहा है अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो अगर ज्यादा रिएक्टिव हो गया किसके कंपेयर में, स्टार्टिंग मटेरियल के कंपेयर में, यानी कि रिएक्टेंट के कंपेयर में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखो प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव हो गया, इट मींस आपकी रिएक्शन स्टॉप ही नहीं होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था कि अगर आपका ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बना है, ये अगर ज्यादा रिएक्टिव हो गया तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, यहाँ पे फर्दर रिएक्शन चलते जाएंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव हो गया कंपेयर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो उस केस में हम हमारी प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज करेंगे, जैसे हमने गाइडलाइन नंबर थर्ड पे किया था। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है थायोल्स का। ठीक है, तो ये बोल रहे जब भी आप थायोल्स की सिंथेसिस करते हो तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है कंपेयर टू योर स्टार्टिंग मटेरियल, जिस वजह से हम यहाँ पे प्रोटेक्शन स्टार्ट कराते हैं। और प्रोटेक्शन किसका कराते हैं, थायो यूरिया का, यानी कि थायो यूरिया को एज अ मास्क की फॉर्म में यूज करके अपने थायोल्स का प्रोटेक्शन कराते हैं, जिस वजह से हमको क्या है, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल
मटेरियल यानी कि रिएक्टेंट की हम बोल सकते हो रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी को घटा देते हैं। कैसे करते हैं आप जस्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखिए पहले आप ये थ्योरी पढ़िए। ये बोल रहे द सिंथेसिस ऑफ अ थायोल यानी कि आरएसएच। अगर आपने किसकी सिंथेसिस करनी है, थायोल के सिंथेसिस करनी है, और कैसे करनी है, बाय ये डायरेक्ट अल्काइलेशन ऑफ एसएच। अगर आप अल्काइलेशन करा रहे हैं अपनी एसएच का और इसके अल्काइलेशन से आप अगर थायोल यानी कि आरएसएच बनाना चाहते हैं, तो ये मेथड आपका बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है इज नॉट अ गुड रिएक्शन, ये आपकी एक अच्छी रिएक्शन नहीं होगी, एक अच्छा मेथड नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं होगा, बिकॉज इन दिस केस, इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, द प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल, क्योंकि इस केस में आपको प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा स्टार्टिंग मटेरियल से। कैसे मिलेगा आप यहाँ पे देखिएगा, तो आपको देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपने लिया है। हाइड्रोजन सल्फाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आपने लिया, तो बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा यानी कि डीप्रोटोनेशन होगा। तो डीप्रोटोनेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिला, SH नेगेटिव आपको मिला। और इस HH नेगेटिव में ही तो हमसे बोला गया कि अगर आप SH नेगेटिव के ऊपर डायरेक्ट अल्काइलेशन कराते हो किसके फॉर्मेशन के लिए, थायोल के फॉर्मेशन के लिए, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। तो हमने वही किया, पहले हम ट्राई कर रहे हैं कि क्यों अच्छा मेथड नहीं है, ये शो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया H2S, इसमें डिप्रोटोनेशन कराया, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद ये SH नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। और जब आप इसमें अल्काइलेशन कराएंगे तो आपको पता है R एज अ पॉजिटिव एंड Br एज अ नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा। और ये R पॉजिटिव यानी कि अल्काइलेशन यानी कि एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप यहाँ पे होगा S नेगेटिव के साथ R पॉजिटिव चले जाएगा, जिसकी वजह से आपको थायोल यानी कि RSH ऑब्टेन होगा। तो देखो ऑब्टेन तो हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमको चाहिए था, हमने इसको ऑब्टेन भी कर दिया, इसी का तो थायोल का ही तो हमने सिंथेसिस करना था, तो थायोल की हमने सिंथेसिस करा दी। ओके, पर देखो सिंथेसिस यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो थायोल है ये आपका और ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। किससे ज्यादा रिएक्टिव है, इन सारी चीजों से ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, यहाँ पे रिएक्शन फिर आगे फर्दर कंटिन्यू होगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये हमको प्रोडक्ट मिला ये आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट पे रिएक्शन स्टॉप होनी चाहिए, बट नहीं हुई। अब होगा क्या, वापस से इसने बेस की प्रेजेंस ली, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, अगेन डीप्रोटोनेशन होगा, तो हाइड्रोजन का फिर एलिमिनेशन हुआ, और यहाँ पर मिला जैसे HS मिला था, अब RS नेगेटिव मिला। अब अगेन आप यहाँ पर अल्काइलेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ RBr, तो RBr में अगेन R पॉजिटिव आपको मिलेगा, Br नेगेटिव आपको मिलेगा, तो ये R पॉजिटिव अगेन S नेगेटिव के साथ कंबाइंड होगा, तो RSR आपको मिल जाएगा। तो देखो हमारी रिएक्शन स्टॉप होनी थी यहाँ पे, लेकिन ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई और ये फर्दर कंटिन्यू होती रही। तो यही तो हमारी प्रॉब्लम है। हमने बोला कि हमारा प्रोडक्ट तो ऑब्टेन हुआ, लेकिन प्रोडक्ट इतना रिएक्टिव था कि इसमें क्या हुई, फर्दर रिएक्शन हो गई, मतलब प्रोडक्ट पे रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई, रिएक्शन फर्दर चलती रही। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करेंगे, और पर्टिकुलरली थायोल के लिए जो हम प्रोटेक्शन ग्रुप यूज करते हैं उसे आप बोलते हैं थायोयूरिया, यानी कि अब हम लोग थायोयूरिया का यूज करेंगे। और हम लोग क्या कराएंगे, हमारा थायोल को ये थायोल तो बनाएंगे, लेकिन थायोल बनाने के बाद ऐसा थायोल हमको मिलेगा कि जो फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आई। अब कैसे होगा, तो यहाँ पे पहले थ्योरी के साथ आप देखेंगे तो क्या बोल रही है, तो ये बोल रहा है थायोयूरिया इज यूज एज अ मास्क। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर केस पर हम क्या कर रहे हैं, थायोयूरिया को एक मास्क की तरह, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू विच ऑन अल्काइलेशन अ थायोयूरियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड विच इज स्टेबल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर थायोयूरिया को एज अ मास्क की तरह यूज कर रहे हो, तो थायोयूरिया का जब आप अल्काइलेशन कराओगे तो आफ्टर अल्काइलेशन ये आपको एक सॉल्ट देगा, जिससे आप बोलोगे थायोयूरेनियम सॉल्ट, जो कि एक टाइप का आपका क्या है, स्टेबल सॉल्ट है। ठीक है, स्टेबल सॉल्ट है, यानी कि यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी कम मिलेगी। और इस स्टेबल सॉल्ट में जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, इसमें आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस जब आप इसमें हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये आपको आपका प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था, जो था आपका थायोल, वो फॉर्म करके दे देगा। तो देखो इस केस में हमको प्रॉब्लम नहीं आया, हमारा जो प्रोडक्ट था वो हमको ऑब्टेन हो गया, फर्दर यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस वजह से क्या है, मास्क का यानी कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये बोल रहा है, देखो ये है आपका थायोयूरिया। थायोयूरिया मतलब जैसा आपका यूरिया होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसमें आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के बदले क्या रख देना है, थायो ग्रुप को रख देना है। थायो ग्रुप मतलब सल्फर को रख देना है, तो आपको मिल जाएगा
थायोयूरिया। आपसे बोला थायोयूरिया को पहले आप अल्काइलेशन कराओगे, यानी कि अल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराओगे। तो अल्काइल हैलाइड में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आर ग्रुप क्या है सल्फर के साथ ऐड हो जाएगा, पूरे में आपका बॉन्ड बोलोगे डिलोकलाइज होगा। तो ये आपको क्या एक सॉल्ट ऑब्टेन हो गया जिसे आप बोल रहे हो थायोयूरियम सॉल्ट। ओके, अब ये थायोयूरियम सॉल्ट क्या है थोड़ा स्टेबल है, लेकिन जब आप इसमें हाइड्रोलिसिस कराओगे और इजिली इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये आपको आपका क्या है थायोयूरिया दे देगा। थायोयूरिया के साथ आपको आपका प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था, जो था आपका थायोल, वो ऑब्टेन कर देगा। तो देखो यहां से भी हमको थायोल ऑब्टेन हो रहा था और यहाँ से भी ऑब्टेन हो रहा था, लेकिन पहली वाली प्रॉब्लम में पहले वाले केस में आपको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस केस में जो आपका प्रोडक्ट था वो ज्यादा रिएक्टिव हो रहा था कंपेयर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिस वजह से थायोल तो आपका फॉर्म हो रहा था, लेकिन थायोल आपका स्टॉप नहीं हो रहा था। इसमें क्या होती फर्दर रिएक्शन होते जा रही थी। लेकिन दूसरी वाले केस में हमने प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज किया, बाहर से हमने मास्क का यूज किया, जिसकी वजह से थायोल तो हमको ऑब्टेन हुआ, बट थायोल एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, इसमें फर्दर रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हम क्या है दूसरा वाला केस कंसीडर करते हुए चलेंगे। अगर हमने थायोल का फॉर्मेशन करना है, अगर देखो थायोल का फॉर्मेशन करना है, तो हम दूसरा वाला केस लेंगे, ये वाला मेथड फॉलो कराएंगे, ये वाला नहीं कराएंगे, डायरेक्ट अल्काइलेशन नहीं कराएंगे। डायरेक्ट अल्काइलेशन के बदले हम एक मास्क का, एक थायोयूरिया जो है आपका एक मास्क का एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इसका यूज कराएंगे, और इसके यूज से जब हम लोग अपना थायोल का फॉर्मेशन करेंगे, तो फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी कम होगी कंपेयर टू डायरेक्ट अल्काइलेशन वाले मेथड में जो आपका थायोल फॉर्म हो रहा था उसके कंपेयर में। इतनी चीज क्लियर आई? तो हमने क्या करना है, दोनों में ही थायोल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट पहला वाला मेथड हमारा गलत है, सेकेंड वाला मेथड हमारे सही है। तो अब हमने ये तो जस्ट समझाया, ये गाइडलाइन को हमने समझाया, अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में भी आपको कोई चीज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आपका है कैप्टोडायमाइन का। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ भी आपको क्या है थायोल का फॉर्मेशन जैसा देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपने क्या करना है, देखो डायरेक्ट आप चीजों को नहीं कराएंगे, डायरेक्ट अल्काइलेशन नहीं कराएंगे, इसमें अल्काइलेशन का एक स्टेप आएगा, वहां पे आपने कीमो सेलेक्टिविटी यूज करनी है, यानी कि वहां पे आप बताओगे कि आप डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा रहे, डायरेक्ट अल्काइलेशन नहीं करा रहे, डायरेक्ट अल्काइलेशन के बजाय आप मास्क का यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज कर रहे हैं, जो कि आपको कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में बता रही है, आप सेलेक्टिव रिएक्टिविटी करा रहे हैं। ओके, अब कैसे होगा, देखो पहले तो आप रेट्रोसिंथेसिस कराएंगे, रेट्रोसिंथेसिस में कोई इश्यू नहीं होता, आप सिंपली काम कीजिए, मैंने क्या बोला, चीजें जितनी भी आएंगी वो सिंथेसिस में आएंगे, रेट्रो में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखो रेट्रो सिंथेसिस कैसे होगी, तो देखो सबसे पहले हमने हमारा टारगेट मॉलिक्यूल लिया जो है हमारा कैप्टोडायमाइन। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करनी है, किसी भी बॉन्ड को क्लीव करना है, किसी भी नहीं, कार्बन कार्बन है, कार्बन हेलोजन है, उस बॉन्ड को आप देखोगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो आपका परफेक्ट क्लीवेज रहने वाला है वो है कार्बन और एक्स का, कार्बन एक्स यानी कि कार्बन एंड हेटेरो एटम, और यहाँ पे आपका हेटेरो एटम क्या है सल्फर। तो आपने यहाँ पे कार्बन और सल्फर के बॉन्ड को क्लीव करना है, जो है ये बॉन्ड, आप इस बॉन्ड को यहाँ से आसानी से क्लीव कर सकते हो, और इस बॉन्ड को क्लीव करके आपको आपका डिजायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल मिल सकता है। तो हम यहाँ से कार्बन एंड सल्फर के बॉन्ड को क्लीव करते हैं। तो देखो अगर आप बॉन्ड को क्लीव करोगे तो आपको मालूम है सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सल्फर एज अ नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा, और कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सल्फर एज अ नेगेटिव चार्ज अगर आपको मिलेगा, तो नेगेटिव को ये तो आपका क्या बनेगा, सिंथॉन बनेगा। सिंथॉन तो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट अवेलेबल होते हैं। तो आपने क्या करना है, एस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव स्पीसीज हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा एसएस। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अब इरेज कर सकते हैं, चार्ज यहाँ से चलेगी। ओके, यानी कि अब ये क्या बन गए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इसके अलावा एक और स्पीसीज भी तो है, ये है कार्बन पॉजिटिव, तो हमको एक और स्पीसीज ये मिली है। अब इसको ये भी हमारा क्या है, सिंथॉन है। इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कार्बन पॉजिटिव है तो इसके साथ मैं क्लोरीन नेगेटिव दे सकती हूँ, क्लोरीन नेगेटिव होगा तो यहाँ एक बॉन्ड क्रिएट होगा और ये स्पीसीज आपको मिलेंगी। तो ये हमारे क्या है, पहले सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, ये हमारे फर्स्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, जिसे आप स्टार्टिंग मटेरियल भी बोलते हैं। तो देखो क्या आप इन दोनों को स्टार्टिंग मटेरियल बोल सकते हैं, तो देखिए ये तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इसे आप मार्केट में इजिली अवेलेबल करा सकते हो, लेकिन ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, इसमें आपने फर्दर क्लीवेज करानी होगी, फर्दर डिस्कनेक्शन कराना होगा, बिकॉज ये मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता। आप अगेन अब इसको उठाओगे और इसमें फर्दर क्लीवेज यानी कि फर्दर डिस्कनेक्शन कराओगे। तो डिस्कनेक्शन कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले आप कराओगे कार्बन सल्फर डिस्कनेक्शन, यानी कि इस बॉन्ड को यहां से क्लीव करोगे, कार्बन एंड सल्फर के बॉन्ड को यहां से क्लीव करोगे, ठीक है। अब देखो कार्बन एंड सल्फर का बॉन्ड क्लीव होगा तो पता है आपको सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन, तो सल्फर एज अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज आपको ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्टेन होगा, देखो एस एच ये आपका नेगेटिव था, यहाँ पे आपको क्या है कार्बन पॉजिटिव था, तो हमारे पास क्या है, ये तो बने सिंथॉन्स, ठीक है। देखो ये स्पीसीज बनी ना,
इसको रेस करूं तो देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास ये स्पीसीज बनी, ये था और ये था, ये स्पीसीज हमारे पास बनी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, एस के ऊपर नेगेटिव। तो अब हमने क्या किया, इसके साथ कोई पॉजिटिव स्पीसीज लगा दोगे, जैसे H आपने लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर H लगा दिया तो ये H2S बन गया, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, ये देखो H2S, वही स्पीसीज हमको यहाँ पे मिल गई। बाकी यहाँ पर को क्या है, पॉजिटिव स्पीसीज एक नेगेटिव स्पीसीज लगा सकते हैं, सपोज क्लोरीन लगा दिया तो यहाँ पे हमारा आ गया Cl। तो देखो ये भी इजीली अवेलेबल है, इसको भी अब हम साइड कर देंगे। अब हमारी बची ये स्पीसीज, तो देखो ये स्पीसीज हमने ली, अब इसमें फर्दर डिस्कनेक्शन होगा, कैसे होगा, अब अगेन हम यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच का डिस्कनेक्शन कराएंगे। तो देखो पीछे साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिस्कनेक्शन नहीं हो रहा, सारा राइट हैंड साइड में हो रहा है। तो अगर अब हम यहाँ से इसको डिस्कनेक्शन कराए तो क्या निकलेगा, क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज निकलेगा, कार्बन अगेन एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन नेगेटिव को कौन सेटिस्फाई करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव के साथ एक आपने नेगेटिव ग्रुप लगाना है, तो सपोज हमने क्या कर दिया, OH नेगेटिव यहाँ पे ऐड कर दिया, बिकॉज क्लोरीन नहीं कर सकते, क्लोरीन भी अभी तक हम कर रहे थे बट क्लोरीन तो ऑलरेडी था, हमने क्लोरीन को निकाला है, हमने इसके बदले क्या कर दिया, क्लोरीन के बदले हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड कर दिया। तो इस कार्बन के साथ अब क्लोरीन निकल के क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कराएंगे FgI, तो हमने FgI कराया और हाइड्रोक्सी को किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटो में कन्वर्ट कर दिया, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का कन्वर्जन हुआ कीटो में। और आपको पता है हाइड्रोक्सी को आपने FgI के थ्रू कीटो में तो कन्वर्ट कर दिया, और कीटो को आप जब सिंथेसिस कराओगे हाइड्रोक्सी में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कीटो किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट होता है, स्टार्टिंग में देखा था NBS की प्रेजेंस में, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में। जब आप रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन की वजह से क्या होगा, कीटो आपका हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये FgI भी पॉसिबल है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया अभी रेट्रोसिंथेसिस में, क्योंकि हम प्रोसेस नहीं लिखते, हम वो स्टेप बताते हैं जो हमने किया, हमने FgI किया और हाइड्रोक्सी को कीटो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये आपका अल्काइल ग्रुप आपको दिख रहा है, सॉरी एसाइल ग्रुप आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, FGA कर सकते हैं, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर यहाँ से होगा तो हम इस एसाइल ग्रुप को यहाँ से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारे पास आएगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पोजीशन में आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्यों आएगा, क्योंकि देखो ना आप देखोगे ये वाली पोजीशन में भी कार्बन है, इस पोजीशन में भी कार्बन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो मैंने क्यों इसी कार्बन को नेगेटिव चार्ज दिया, इसको पॉजिटिव क्यों दिया, मेरी मर्जी होती थी, क्योंकि दोनों कार्बन कार्बन ही है, तो अगर मेरी मर्जी तो मैं इसे नेगेटिव इसे पॉजिटिव भी दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज देखो ये चीज मैंने पहले भी बताई, ये जो पोजिशन में कार्बन है इसके एडजेसेंट में ऑक्सीजन एटम बैठा हुआ है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिड्यूस करने के लिए और कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ये वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या होगी, और ज्यादा कम होगी। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों है तो कार्बन, बट इस ऑक्सीजन की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, जिस वजह से हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे और इसको हम नेगेटिव चार्ज देंगे। तो आप समझ में आए क्यों मैंने इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव दिया, इसका रीजन है कि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी बैठा है, इस वजह से, ठीक है। अब होगा क्या, बॉन्ड आपका इस कार्बन की ओर टूटा, तो यहाँ पे लगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आ गया कोई एक नेगेटिव स्पीसीज, जैसे हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये हमें क्या मिला था, देखिए ये हमें क्या मिला था, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको मिली पॉजिटिव स्पीसीज, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, पॉजिटिव के साथ क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये स्पीसीज मिली और एक ही स्पीसीज मिली, आसान था। अब आपने क्या करना है, इस बॉन्ड को भी क्लीव करना है। तो पहले आप कौन सा बॉन्ड क्लीव करोगे, कार्बन एंड सल्फर का बॉन्ड क्लीव करोगे, यानी कि ये जो आपका ब्यूटाइल ग्रुप है और जो सल्फर है इसके बॉन्ड बीच का बॉन्ड को क्लीव करोगे। तो ब्यूटाइल में कार्बन ही तो है, तो हमने कार्बन और सल्फर का बॉन्ड तोड़ा, तो ये Bu आपका बाहर निकल गया एज अ नेगेटिव चार्ज, और सल्फर को आपको सॉरी, तो ये आपका Bu बाहर निकल गया एज अ पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर को मिला नेगेटिव चार्ज, बिकॉज Bu और S की बात, यानी कि ब्यूटाइल में आपका कार्बन एटम है, सल्फर आपका हेट्रो एटम हो गया, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सल्फर को मिला नेगेटिव चार्ज, Bu को मिला पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के साथ आपने पॉजिटिव स्पीसीज हाइड्रोजन डाल दिया, पॉजिटिव स्पीसीज ब्यूटाइल के साथ आपने नेगेटिव स्पीसीज क्लोरीन डाल दिया। तो अब आपको क्या है, ये दोनों स्पीसीज मिल गए, अब ये दोनों स्पीसीज को आप मार्केट से इजिली अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये दोनों अब हमारे क्या हो गए, स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है, और साथ ही साथ ये हमारा एक स्टार्टिंग मटेरियल है, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, यानी इन सब की हेल्प से हम हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है आपका
आपका कैप्टोडायमाइन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो हमने रेट्रोसिंथेसिस तो आसानी से करा दी, लेकिन अब सिंथेसिस के टाइम पे हमने क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमने इस ग्रुप को निकाला, ये ग्रुप जो हमने निकाला, तो जब हम लोग यहाँ थायोल का एडिशन कराएंगे उस केस में हम लोग यहाँ पर को प्रोटेक्शन कराएंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन कराएंगे थायो यूरिया से, यानी कि थायो यूरिया का यूज करते हुए अपनी सिंथेसिस कराएंगे, जिसको आप क्या है कीमो सेलेक्टिविटी के फॉर्म में दिखाएंगे। तो हुआ क्या, अब देखो हमने रेट्रोसिंथेसिस कर ली, अब सिंथेसिस करते हैं, तो देखो सिंथेसिस में उल्टा ही तो जाना होता है, यहाँ से आप चीजों को उल्टा इनवर्स करते हुए चलेंगे, यहाँ से रिवर्स करते हुए चलेंगे। तो देखो हमारे पास क्या था, एक केस स्पीसीज थी, एक केस स्पीसीज थी, तो दोनों को हमने एज इट इज ले लिया। अब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो कैसी होगी, आसान सी बात है, जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही निकालेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन को ऐड किया था, हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से क्लोरीन को ऐड किया था, क्लोरीन निकाला, तो ये HCl के फॉर्म में बाहर निकले। सल्फर के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज, ब्यूटाइल के ऊपर लगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंड हो गए, ये BUS में वापस कन्वर्ट हो गए। आसान था, जैसे हमने ऐड किया ना उसी को हमने तोड़ना है। जैसे मैं आपको पहले की लेक्चर से बताती आ रही हूँ ना, कितना आसान है। आप यहाँ पर क्लोरीन और BU के बॉन्ड तोड़ोगे तो क्लोरीन एज अ नेगेटिव निकलेगा, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव निकलेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो गया एज अ HCl, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंड हो गया एज अ BUS। इतनी चीज क्लियर आई। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, तो देखो हमने इसके बाद क्या किया था, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी कि इस असाइल ग्रुप को हमने बाहर निकाला था। तो अब हमने असाइल ग्रुप को ऐड करना है। तो देखो असाइल ग्रुप रिंग की कौन सी पोजीशन में ऐड होगा वो डिपेंड करेगा इस BUS पे, ठीक है। अब देखो ये जो आपका ग्रुप है वो एक टाइप का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि ये प्रेफर करेगा कि बाहर से जो ग्रुप आ रहा है वो आइदर ऑर्थो पोजीशन में आए या पैरा पोजीशन में आए। तो देखो ऑर्थो पोजीशन में हमें नहीं चाहिए, और ऑर्थो पोजीशन में आएगा तो होगा क्या, देखो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप आएगा, ये इसमें भी थोड़ा बल्क है, तो बल्कि ग्रुप, और ये भी थोड़ा बल्कि, अगर आप इसे खोल के लिखेंगे तो हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन को तो हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम प्रेफर करेंगे पैरा पोजीशन को। तो इस पैरा पोजीशन में आपका क्या है, ये असाइल ग्रुप जाके ऐड हो जाएगा। और कैसे ऐड होगा, देखो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ से हम क्लोरीन को निकालेंगे, तो क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ से हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से अगर आपका क्लोरीन जा रहा है तो इस कार्बन के ऊपर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा। इतनी चीज क्लियर है ना, बॉन्ड क्रिएट करना तो आपको नोन है, ठीक है, लास्ट के लेक्चर्स में भी बताया, ठीक है। अब इतना किया, तो इसके बाद हमने क्या किया था, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद से पहले हम अगर उल्टा चले तो हमने क्या किया था, FGI कराया थी, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो हमारे पास कीटो है, कीटो को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो हमने बोला हमने FGI कराई थी। अब हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिव रिडक्शन करा रहे हैं, हमारा कीटो रिड्यूस होगा हाइड्रोक्सी में। तो बाकी चीजें एज इट इज है, बट कीटो को हमने हाइड्रोक्सी में रिड्यूस कर दिया। इतनी चीज क्लियर आई। अब इसके पहले हमने क्या किया था, देखो इससे पहले हमने क्या किया था, हाइड्रोक्सी था, हाइड्रोक्सी से पहले हमारे पास था क्लोरीन, ठीक है, हमने क्या किया, क्लोरीन को निकाल के हाइड्रोक्सी यूज किया था। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोक्सी की प्लेस पर वापस से क्लोरीन ला सकते हैं। तो कैसे आएगा, हमने रिएक्शन कराई SOCl2 की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सी प्लेस के प्लेस में हमारा क्या आ गया, क्लोरीन। तो देखो वही स्पीसीज हमारी ऑब्टेन होगी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आपका यही वाला केस है, अब हमने क्या करना है, हमारा थायो यूरिया का यूज करना है, सॉरी, हमने यहाँ पे हमारा क्या है, अब हमने यहाँ पर को क्या किया है, इस SH2 का एडिशन कराना है, ठीक है, हमने यहाँ से निकाला था, इसको हमने ऐड करना है। अब कैसे करेंगे, देखो अब हमने यहाँ पर को क्या किया, अपना प्रोटेक्शन यानी कि अपना मास्क लगाया, जो है आपका थायो यूरिया। तो हमने यहाँ पे हमारा थायो यूरिया लिया और बताया कि हम यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन की क्लीवेज कर रहे हैं, और थायो यूरिया की प्रेजेंस में आके आपने क्या किया, इस क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया आपके थायल ग्रुप से, यानी कि SS से। हमने यही तो किया था ना, ये हमने निकाला था यहाँ से, तो हमने उसे ऐड किया वापस, हमने यहाँ पर एडिशन कराई, रिएक्शन कराई, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मास्क, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप कराया, जो था आपका थायो यूरिया, और इसी की प्रेजेंस में आके ये रिएक्शन सेलेक्टिव हुई है। इतनी चीज क्लियर आई। अगर नहीं करते तो आपका जो प्रोडक्ट बनता वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता। इतनी चीज क्लियर है, जैसे हमने ऊपर देखा। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो बताने की कोई भी नीड नहीं है कि हमने इसकी प्रेजेंस ली और इसकी प्रेजेंस में जाके एडिशन कराया, तब जाके हमको हमारा प्रोडक्ट मिला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमने थायो यूरिया की प्रेजेंस ली और क्लोरीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, SH में। अब वही चीज है, ये चीज हमको मिल गई, ये तो था हमारे पास, ये था, ये चीज अगर हमको मिल गई है, क्लोरीन को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो अब हम क्या कराएंगे, हमारा जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, बचा क्या, यही तो बच्चे, इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराएंगे, तो हमको हमारा टारगेट मॉलिक्यूल यानी कि कैप्टोडायमाइन मिल जाएगा। तो वही चीज किया हमने, इनकी प्रेजेंस ली। अब होगा क्या, यहाँ से आपका क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से आपका
तो होगा क्या, यहाँ से आपका क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से आप अपना हाइड्रोजन निकालेंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में एक लिंक क्रिएट होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा और आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, यानी कि सल्फर और यहाँ पर को क्या है, कार्बन का एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये फिनाइल आपका क्या हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में आपको दिखेगा। तो देखो सल्फर और कार्बन का एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहीं से हमने क्लीवेज की थी, यहीं से नया बॉन्ड निकला, बिकॉज यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसे हमने क्लोरीन के साथ एलिमिनेट कर दिया और हमको हमारा टारगेट मॉलिक्यूल यानी कि कैप्टोडायमंड मिल गया। बस यही चीज तो आपने करनी थी। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो हमने क्या करना है, देखो आप नीचे भी सारी चीजें खोल के बता सकते थे, बट हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं कि हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन लिया तो हमको यहाँ पे डिजायरेबल चीज मिली और वो चीज मिली जो आपकी लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट था वो लेस रिएक्टिव था, तो इसलिए हमने ये सारी चीजें की। इतनी चीज समझ में आए? तो ये चीज हमारी क्या थी, गाइडलाइन नंबर 4। ओके, तो ये 4 गाइडलाइन अगर आप एग्जाम पर प्रॉपरली लिखते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करा चुकी हूँ, मे बी थोड़ा सा आपको खिचड़ पिचड़ दिख रहा होगा, बट आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर आई, तो ये 4 गाइडलाइंस आप एग्जाम पर पुट कीजिएगा, आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। बस आप जितनी चीजें भी लिखोगे अच्छे से लिखना। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। ये हमारे डिस्कनेक्शन अप्रोच का 7th लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए अभी लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय।